हमारे चल रहा था म्यूजियम डिपार्टमेंट में क्यूरेटर के सिलेबस का विस्तृत अध्ययन। इसमें जो 30 यूनिट है मित्रों, हमें पता है कि इसमें टोटल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। तीसरी यूनिट में करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, इसमें थोड़ा हमें अध्ययन करना है। राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में और राज्य की जो घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में और उनके महत्व के बारे में, राजस्थान और भारत की जो नई योजनाएं चालू की गई हैं समाज कल्याण के लिए और विकास के लिए, उनका अध्ययन करना है। इन योजना में केवल राजस्थान की योजनाओं का अध्ययन करना है। जैसे ये इंदिरा रसोई योजना है, ये छात्राओं के लिए कालीबाई भील योजना है। इस प्रकार की जो नई योजनाएं हैं उनका अध्ययन करना है। कितनी गारंटी हैं, राहत शिविरों में कितने गारंटी के कार्यक्रम चालू किए गए थे, तो ये इस प्रकार की योजनाएं हैं। फिर आता है इसका पार्ट बी, इसमें आपको 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी पार्ट ए में 40 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 110 क्वेश्चन है। ये जो 110 क्वेश्चन है, इनकी फर्स्ट यूनिट है वो है सोर्सेज, वैदिक पीरियड एंड महाजनपद, यानी राजस्थान के जो स्रोत हैं वैदिक काल से लेकर के महाजनपद काल तक के, उनका अध्ययन करना है। भारत का जो प्राचीन इतिहास है, वैदिक समाज है, वैदिक संस्कृति है। मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वैदिक ट्राइब्स, यानी जो वैदिक कबीले थे आर्यकाल के, उनका जो राजनीतिक ढांचा है, राजनीतिक संगठन है, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। कास्ट एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस, वैदिक रिलीजन यानी वैदिक धर्म और वैदिक धर्म में जाति प्रथा और अन्य जो सामाजिक संस्थाएं, उनका अध्ययन करना है। 16 महाजनपद, मित्रों भारत के 16 महाजनपदों का अध्ययन है। द पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी उत्तर भारत का जो राजनीतिक जो एकीकरण का विखंडन हो रहा है। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण, डिसइंटीग्रेशन का अर्थ एकीकरण का उल्टा यानी विखंडन या विकेंद्रीकरण, इसको हम कह सकते हैं, उसका अध्ययन करना है। द सुंग डायनेस्टी यानी सुंग साम्राज्य, वेस्टर्न क्षत्रप्स यानी पश्चिम के जो क्षत्रप थे, शक क्षत्रप, उनका अध्ययन करना है। खारवेल ऑफ कलिंग यानी कलिंग के राजा खारवेल का अध्ययन है। इंडो ग्रीक किंग्स यानी जो यवन राजा हैं भारत में आए थे, उनका अध्ययन करना है। शकों का अध्ययन करना है, कुषाणों का अध्ययन करना है, सातवाहनों का अध्ययन करना है। इसका यूनिट सेकंड है वो सेकंड अर्बेनाइजेशन, यानी भारत में द्वितीय नगरीकरण। मित्रों पहला नगरीकरण है वो सिंधु घाटी सभ्यता के काल को माना जाता है, और द्वितीय नगरीकरण जो है वो इसमें अध्ययन करेंगे। आर्य सभ्यता वाला है नगरीकरण, और जिसमें बुद्ध काल भी आएगा। इमरजेंस ऑफ सेकंड अर्बेनाइजेशन, यानी द्वितीय नगरीकरण के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए, और हेटेरोडॉक्स सेक्ट यानी जो नास्तिक प्रकार के संप्रदाय थे, उनका उदय क्यों हुआ। जैनिज्म, बुद्धिज्म यानी जैन धर्म का उदय, बौद्ध धर्म का उदय, इनके उदय के कारण, इनके पतन के कारण कौन कौन जैन तीर्थंकर हुए, किसका कौन सा प्रतीक है, ये सारी चीज़ें अध्ययन करेंगे। बुद्ध के बारे में हम बौद्ध मठों के बारे में अध्ययन करेंगे। चारवाक एंड आजीविक यानी आजीविक और चारवाक संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। राइज ऑफ किंगडम ऑफ मगध यानी मगध साम्राज्य का उदय, जिसमें कई प्रकार के जो राजवंश हुए हैं, उन जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, इन नंद वंश, इन सभी का अध्ययन में करना है। फिर इसमें क्योंकि इसने एक छोटा सा टॉपिक दे दिया मगध, लेकिन मगध का इतिहास बहुत विस्तृत है। फिर इसमें हर्यक वंश और शिशुनाग वंश का अध्ययन है। द रूल ऑफ नंदाज यानी नंद वंश का जो साम्राज्य था, मित्रों नंद राजाओं की संख्या 9 थी। उनका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उनका क्या प्रभाव हुआ, यानी उत्तर पश्चिम भारत में।
कॉन्टैक्ट्स विथ पर्शिया यानी ईरान के साथ उनके क्या संबंध थे। अलेक्जेंडर इन्वेजन एंड इट्स इम्पैक्टर यानी सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा। आक्रमण की तिथियां, आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध पूछे जाएंगे। इसमें यूनिट 3 है मौर्यन पीरियड। द मौर्य किंग्स मौर्यन कॉन्टैक्ट्स विथ नेबरिंग स्टेट्स यानी मौर्य राजाओं का अध्ययन और मौर्य राजाओं का पड़ोसी राज्यों के साथ क्या संबंध था। सोसाइटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी समाज और आर्थिक गतिविधियाँ। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य प्रशासन है संपूर्ण। अशोक एंड पॉलिसी ऑफ धम्म यानी अशोक और उसकी धम्म नीति का अध्ययन करना है। अशोक एंड हिज सक्सेसर्स यानी अशोक और उसके उत्तराधिकारियों का अध्ययन करना है। द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन कलिंग वार मतलब इसका अर्थ है कि मौर्यों का पतन के कारण और कलिंग का युद्ध इसके कारण। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज मेड बाय अशोक और मौर्य प्रशासन में अशोक ने क्या परिवर्तन किए इनका अध्ययन करना है। अशोकाज रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज यानी पड़ोसी देशों के साथ अशोक के क्या संबंध थे उनका अध्ययन करना है। मित्रों, हमें पता है कि अशोक ने पड़ोसी देशों में अनेक धर्म प्रचारक भेजे थे। हमें देश वाइज उनका याद रखना है कि जैसे उपगुप्त को कहाँ भेजा था, अतिशा दीपंकर श्रीगान को किस देश में भेजा, देशों का मिलान आ सकता है। फिर चौथा यूनिट है गुप्त एंड पोस्ट गुप्त पीरियड यानी गुप्त काल और गुप्तों के बाद का काल का अध्ययन करना है। अर्ली हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्तों का प्रारंभिक इतिहास, गुप्तों का जो साम्राज्यवादी प्रसार हुआ उसका अध्ययन करना है। कल्चर डेवलपमेंट्स यानी उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। और फिर आता है वाकाटक वंश के बारे में अध्ययन करना है। और भारत के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स सच एज समुद्रगुप्त यानी इस वंश के जो राजा थे उनमें समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, स्कंदगुप्त का अध्ययन करना है। एजुकेशन एंड लिटरेचर यानी उनकी शिक्षा और साहित्य को क्या अध्ययन थी उनका अध्ययन करना है। बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी बौद्ध कला और वास्तुकला के बारे में अध्ययन करना है। महायान बुद्धिज्म एंड हूण आक्रमण यानी बौद्ध धर्म का जो आगे विभाजन होता है ना हीनयान और महायान में, उसका हमें महायान शाखा का ही केवल अध्ययन करना है। और भारत पर जो हूण आक्रमण हुए उनका अध्ययन करना है। पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज यानी उत्तर गुप्त काल के राज्य, इनका अध्ययन करना है। सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लेटर गुप्ताज यानी गुप्तों के बाद में जो सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं बनी उनका अध्ययन करना है। मोखरी वंश का अध्ययन करना है। चालुक्य वंश का अध्ययन करना है जो बादामी यानी कर्नाटक के थे। हर्षवर्धन जो वर्धन साम्राज्य का महत्वपूर्ण राजा था। और मित्रों, हमें पता है कि हर्षवर्धन के पतन के बाद भारत की एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। तो हर्षवर्धन का और उसकी विजयों का एंड राइज यानी उसके उदय का और उसके प्रशासन का, उसकी धार्मिक नीतियों का, उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करना है। चेंजिंग एग्रेरियन रिलेशन ट्रेड यानी जो भारत के कृषि से संबंधित रिश्ते हैं वो और व्यापार से संबंधित रिश्ते हैं उनमें क्या क्या चेंज हो रहा था उनका अध्ययन करना है। द पैटर्न ऑफ लिविंग एजुकेशन एंड लर्निंग यानी उस समय की आजीविका क्या थी, उस समय की शिक्षा के बारे में हमें अध्ययन करना है। 5वां यूनिट आता है इसका आर्किटेक्चर, साइंस एंड ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स। तो मित्रों, इसमें आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के बारे में, प्राचीन भारत की वास्तुकला है, विज्ञान है प्राचीन भारत का तकनीकी ज्ञान है, उसका अध्ययन करना है। साउथ इंडियन किंगडम्स यानी दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उनका अध्ययन करना है। और ट्रेड रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत से गुजरने वाले व्यापारी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते थे और भारत के अंदर के जो व्यापारिक रास्ते थे उनका हमें अध्ययन करना है। इसके बाद आता है साउथ इंडिया इंटरेक्शन एंड हेलेनिक आइडियाज़ इन नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत में व्यापारिक क्या समझौते हुए थे और यवनों का क्या प्रभाव पड़ा था, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। और यवन भारत और यवन व्यापार के बारे में अध्ययन करना है। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विथ चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया यानी चाइना के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के क्या रिश्ते थे, इनका अध्ययन करना है।
बी की यूनिट 6 में आता है बिगिनिंग ऑफ मिडाइवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत एंड राजपूत, यानी मध्यकालीन भारत की शुरुआत और सल्तनत काल, राजपूत काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ द जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरेबियन पेनिसुलर, यानी अरब प्रायद्वीप का भारत के ऊपर किन किन राजाओं ने आक्रमण किए थे उनका अध्ययन करना है। कंटिन्यूटीज एंड चेंजेज 7th से 11th सेंचुरी, यानी 7वीं से 11वीं शताब्दी में क्या क्या चेंजेज हुए उनका अध्ययन करना है। मेजर डायनेस्टीज यानी 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक के जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं उनका अध्ययन है। ऑफ अर्ली मेडाइवल इंडिया, अर्ली मुस्लिम इन्वेजन और भारत पर प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों का अध्ययन। भारत की राजनीतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करना है। सल्तनत काल का अध्ययन करना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट एंड किंगशिप, पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्रीज अंडर द सल्तनत, यानी सल्तनत काल के विभिन्न राज्यों के साथ क्या संबंध थे, क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ उसका अध्ययन करना है। और सल्तनत इलेवरीज एक्सपेंशन अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इल्तुतमिश तक का। चालीसा क्या था, किसने चालीसा का निर्माण किया, किसने चालीसा का विनाश किया। खलजी कौन थे, खलजियों ने क्या उपलब्धियां की। मंगोल आक्रमण क्या भारत पर किसने किया। तुगलक कौन थे, समस्त तुगलकों के शासकों का अध्ययन। सैयदों का अध्ययन, लोधी वंश का अध्ययन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सल्तनत, यानी सल्तनत का विघटन का अध्ययन, इसके कारणों का अध्ययन। रीजनल रिकॉन्फिग्रेशन, यानी क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में, जैसे बहमनी साम्राज्य का उदय हो गया, अहमदनगर साम्राज्य का उदय हो गया, राजस्थान के राजपूत वंशों का उदय, इनका अध्ययन इसमें करना है पूरे देश का। स्टेट फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ राजपूत पॉलिटी, यानी राजपूत नीति का अध्ययन करना है। विथ स्पेशल फोकस ऑन मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, यानी विशेष अध्ययन इनका दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, इसमें इम्पोर्टेंट तो आक्रमण ही हैं। अर्बेनाइजेशन, यानी इस काल में जो शहरीकरण हुआ, कौन कौन से शहर नए स्थापित हुए उनका अध्ययन करना है। द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, यानी शहर और कस्बों का विकास, शहरी जीवन, कृषि अर्थव्यवस्था। द सिस्टम ऑफ लैंड होल्डिंग एंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन, इसमें इक्ता, मनसबदारी, जागीरदारी, जमींदारी, नाइंग कर प्रथा, पॉलीगर एंड पाइक सिस्टम। मित्रों, दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, मध्यकालीन काल का जो भी कृषि और जमींदारी से संबंधित व्यवस्थाएं उनका अध्ययन करना है। फिर आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी वाणिज्य और व्यापार। सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचनाएं। नोबिलिटी एंड सोशल हायरार्की, यानी इसमें समाज में कौन वर्ग उच्च थे, कौन निम्न थे, किस प्रकार राज वंशों का गठन हुआ था, इनका अध्ययन है। फिर आता है स्ट्रेटिफिकेशन विद इन जमींदार्स एंड पीजेंट्स, यानी जमींदारों और कृषकों का अध्ययन और उनके आपस में क्या संबंध थे, किस प्रकार दमन हो रहा था। पोजीशन ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स, जातियों की स्थिति, जनजातियों की स्थिति। वाइब्रेंट मिडाइवल कंपोजिट कल्चर, और मध्यकालीन भारत की जो संरचनाएं, सामाजिक संरचनाएं थी, उनके बारे में अध्ययन करना है, क्या संस्कृतियां थी। 7वां यूनिट आता है मुगल एंड मराठा एंड नॉर्थ ईस्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, यानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर, हुमायूं और द्वितीय अफगान सम्राट शेर शाह सूरी के बारे में। और मुगल साम्राज्य की स्थापना, अकबर के अधीन कितना इसका विस्तार हुआ, जहांगीर के अधीन क्या हुआ, औरंगजेब ने क्या किया, मुगल और उनके क्षेत्रीय शक्तियों के साथ क्या संबंध थे, तो जिसमें राजपूतों के साथ संबंधों का अध्ययन भी हमें करेंगे, अन्य राज्यों के साथ अध्ययन भी करेंगे। सिखों के साथ उनके क्या संबंध, सिख, राजपूत, मराठा एंड अदर दक्कन स्टेट, यानी दक्षिण भारत के राज्यों के साथ मुगलों के क्या संबंध थे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य का जो विखंडन हुआ उसका अध्ययन करेंगे। द राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी, मुगल डिक्लाइन, यानी मुगलों का पतन और शिवाजी का उदय, ये अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इनकी मुझे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की राजनीति, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।
मुग़लों की जो विदेश नीति है और नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी के बारे में अध्ययन करेंगे और उनका जो प्रशासनिक सिस्टम है उनका अध्ययन करेंगे। अहोम एंड कच्छारी रूल इन असम, ये अहोम जनजाति का शासन वहाँ असम में था तो उसका अध्ययन करेंगे। जयंतिया किंगडम मित्रों, ये जयंतियाँ खासो ये पहाड़ियाँ मेघालय की हैं तो उनका अध्ययन करना है। द हिल वैली रिलेशन इन मिडाइवल पीरियड, यानी पर्वत घाटियों के साथ मध्यकाल में लोगों के क्या संबंध रहे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड मुग़ल, उत्तर पूर्व के राज्यों के साथ मुग़लों के क्या संबंध रहे, इनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमें मान सिंह का भी विशेष तौर से अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अकबर ने बहुत ज़्यादा अभियानों का नेतृत्व रामेर के राजा मान सिंह को सौंपा था। तो ये हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। फिर आता है यूनिट 3 जिसमें रिलीजन, आर्किटेक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मिडाइवल इंडिया के बारे में है। भक्ति काल, सूफी काल, सूफियों का आंदोलन और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी हिंदुओं की और इस्लाम की जो मिलीजुली स्थापत्य कला है उसका अध्ययन करेंगे। पर्शियन व्हील्स का अध्ययन करेंगे। टेक्सटाइल, माइनिंग एंड मेटलर्जी यानी मध्यकाल के ये जो उद्योग थे कपड़े का, धातुओं का, स्टील का, कॉपर का और उनका क्या क्या उपयोग थे। बांस पर आधारित कौन से उद्योग थे, उसमें पेपर इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी। यूनानी और आयुर्वेदिक जो सिस्टम था उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सवाई जय सिंह की हाइड्रोलॉजी एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज यानी जल संरक्षण के बारे में सवाई जय सिंह की जो नीतियां हैं उसने कौन से टांके बनाए थे उनका हमें अध्ययन करना है। फिर यूनिट 9 आता है मोन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो स्मारक है ऐतिहासिक उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। मित्रों, फोर्ट का अर्थ होता है किला और जो किले जैसे कई शहर हैं जैसलमेर का अध्ययन, चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, भरतपुर, जूनागढ़, मेहरानगढ़, डीग, लालगढ़, सिटी पैलेस, गजनेर झील, रिलीजियस मोन्यूमेंट्स, मंदिर, ओसियाँ के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर, किराड़ू के मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कालिका माता मंदिर, मैनाल, रामगढ़, बिजोलिया के मंदिर, सिनोटॉप्स ऑफ दिगंबर जैन संतों की जो स्मारक हैं उनका अध्ययन करना है। अजमेर का भी अध्ययन है हमें, अजमेर के जो जैन स्मारक हैं। मुंशी रानी की छतरी है अलवर की। सिनोटॉप्स ऑफ रूलर्स ऑफ उदयपुर, उदयपुर के जो राजाओं के स्मारक हैं उनका अध्ययन करना है। बीकानेर, जोधपुर, अलवर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर के शासकों की जो स्थापत्य है उनका अध्ययन करना है। हवेलीज ऑफ शेखावटी यानी मित्रों शेखावटी की हवेलियाँ, तो इसमें मैं चूरू में कौन सी अलग से स्पेशल हवेली है, नीमका थाना में कौन सी है, खंडेला में कौन सी है, चिड़ावा में कौन सी प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं, तो इनका अध्ययन करेंगे। फिर आता है जैसलमेर की हवेलियाँ, मुग़ल आर्किटेक्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू टॉम्ब्स ऑफ अब्दुल खान एंड हिज वाइफ एट अजमेर, यानी अकबर में अजमेर में जो अब्दुल्ला खान का जो मकबरा है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और मुग़ल गेट जो अजमेर में बनाए गए और अकबर के द्वारा जो किला बनाया गया था ना मैगजीन का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे अजमेर में। फिर 10वां यूनिट आता है म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी यानी संग्रह और संग्रह विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें ओरिजिन, मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ म्यूजियम यानी म्यूजियम क्या होता है, इसका वर्गीकरण, इसकी परिभाषाएं। फिर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए म्यूजियम इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ म्यूजियोलॉजी एंड म्यूजियोग्राफी, यानी म्यूजियम का समकालीन समाज में क्या योगदान है इसका अध्ययन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यानी विश्व में जो म्यूजियम का इतिहास है, पहला म्यूजियम किस देश में बना, भारत में इसकी क्या स्थिति, भारत में कौन सा म्यूजियम पहले बना, राजस्थान में कौन सा म्यूजियम पहले बना, कौन सा म्यूजियम सबसे बड़ा है, ये अध्ययन करेंगे। फंक्शंस ऑफ म्यूजियम, टाइप्स ऑफ म्यूजियम, इको म्यूजियम्स, कम्युनिटी म्यूजियम्स, यानी ये जो म्यूजियम्स के टाइप हैं इनमें एक तो आर्थिक म्यूजियम होते हैं, एक सामुदायिक म्यूजियम होते हैं, एक किसी स्थान विशेष के जैसे कालीबंगा का म्यूजियम है तो वो साइट म्यूजियम का उदाहरण है, तो ये अध्ययन करेंगे हम। फिर आता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी भारत में म्यूजियम का इतिहास और इसमें राजस्थान में म्यूजियम का विशेष इतिहास।
प्रोमिनेंट म्यूजियम्स इन इंडिया पर्टिकुलर इन राजस्थान और भारत में कौन कौन से म्यूजियम फेमस हैं उनका अध्ययन हमें करना है। फिर आता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें जो व्यावसायिक संगठन है उनका क्या रोल है। इसमें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी और गैर सरकारी संगठन जिसमें एनजीओ भी ले सकते हैं। और यूनेस्को का इस धरोहरों में क्या योगदान है, यूनेस्को का, आईकॉम का, म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है, उसका अध्ययन करेंगे हम। फिर आता है कलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आता है पर्पज़ ऑफ कलेक्शंस, यानी जो संग्रह करते हैं उनके क्या उद्देश्य हैं और कितने प्रकार के म्यूजियम में कलेक्शन किए जाते हैं। फिर इसका नैतिक शास्त्र क्या है, कौन सी चीज़ें हम संग्रह में लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। फिर आता है कलेक्शन मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी इस कलेक्शन को किस प्रकार व्यवस्थित रखा जाए, उसकी एक नीति बनी हुई है उसके बारे में। फिर इसका क्या स्कोप है भारत में, इसका एक्विजिशन क्या है, इसमें कलेक्शन रिकॉर्ड्स यानी रिकॉर्ड का संग्रह किस प्रकार उसका रख रखाव किया जाता है। डिसेंडिंग एंड डिस्पोजेबल अकोमोडेशन, यानी किस प्रकार इनका निपटान किया जाएगा। लोन्स, इंश्योरेंस, अप्रेजल, ऑथेंटिकेशन, यानी म्यूजियम से संबंधित कौन सी संस्थाएं लोन देती है, क्या इसका इंश्योरेंस होता है, किस प्रकार का इनका मूल्यांकन है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें आता है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, फील्ड्स वर्क, परचेज, एक्सचेंज, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, यानी कलेक्शन आप के तरीक़ों कर सकें, यानी कोई राजा महाराजा को परिवार भी पुरानी चीज़ें अपन गिफ्ट कर सके, विनिमय कर सके, या कोई दान आ सके, तो आऊँ आप म्यूजियम की व्यवस्था बनावा। लोन एग्रीमेंट्स, यानी लोन का समझौता की के शर्तें हैं, बांग अध्ययन है। मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल है। और फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कलेक्शन, यानी बन आप के तरीक़ों रिकॉर्ड में रख सकें, रिकॉर्ड को रख रखाव किया हुआ म्यूजियम को, बिंग उद्देश्य के हैं, बिंग नीतियाँ के हैं और बिंग को प्रोसीजर के हैं, अंग अध्ययन है। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के टाइप का हुए, एंट्री, एसेशन, क्लासिफाइड्स एंड मूवमेंट रजिस्टर्स की चीज़ें सारी एक म्यूजियम में रखनी है। इंडेक्स एंड कैटलॉग्स, कार्ड्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के प्रकार वहाँ पाने डिजिटल को तो एक कंप्यूटर के रूप में, कंप्यूटर में आप आंगो डॉक्यूमेंटेशन करा। मेकिंग एंड लेबलिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेंस, यानी जका अपन स्पेसिमेन है आपने वहाँ पर लेबल आप के लगावा, के तरीक़ों लगावा, क्या बांगी नंबरिंग करा, वो अध्ययन करना अपन। नंबरिंग सिस्टम, प्रोसीजर्स ऑफ अप्लाइंग नंबर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, यानी आपनो जो कर्म है ऑब्जेक्ट्स है बांग ऊपर आप के तरीक़ों नंबर अप्लाई करांगा, कौन से पर 1 नंबर लगावा, कौन से पर 2, इन टाइप की बात है। कलेक्शन, स्टोरेज, पर्पज़, केयर, एक्सेस, रिट्राइवल एंड स्टोरेज सिस्टम, के तरीक़ों आप कलेक्शन करांगा, के उद्देश्य रहो और क्या आप स्टोरेज को संरक्षण करांगा। फिर हम मित्रों आ यूनिट आवे यूनिट 12 जो कि है प्रिवेंटिव कंजर्वेशन है, यानी आपने जो की चीज़ संरक्षित है बांग को संरक्षण किया करे जागो म्यूजियम में बिंग अध्ययन है। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन इंगो उद्देश्य के है, इंगो अर्थ के है, इंगो महत्व के है। रोल ऑफ क्यूरेटर इन प्रिवेंटिव, यानी प्रिवेंटिव कंजर्वेशन में एक संग्रह अध्यक्ष का क्या रोल है उसका अध्ययन करेंगे। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ कलेक्शंस, आप सामग्री कठों कलेक्ट करांगा और बिंग प्रकृति के होगी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड कंपोजिट, यानी वो कार्बनिक रसायन की आती है या अकार्बनिक रसायन की है और बिंगो संगठन की है, बिंगो अध्ययन है। काजेज ऑफ डीके ऑफ डैमेज टू म्यूजियम कलेक्शंस, एक वो अध्ययन भी अपन करना है कि म्यूजियम की कलेक्शन में चीज़ा हैं संग्रह में बांग को किया नुकसान हो रही है तो बिन किया रोक्यो जा। फिर आप आवे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यानी वातावरण में जो प्रदूषण ने आप म्यूजियम के अंदर क्या रोकांगा, आर्द्रता क्या रोकांगा, लाइट और सूक्ष्म जीवें बन क्या रोकांगा। फिर आपनो है इंटीग्रेशन पेस्ट मैनेजमेंट, मीनिंग पर्पस एंड स्ट्रेटजी, कॉमन पेस्ट फाउंड इन म्यूजियम, यानी वह की पेस्ट यानी कीड़ा हैं वह कौन सा सामान्य रूप में पाए जाएँ बांग को अध्ययन है और बाँ आप क्या छुटकारो पावांगा। हाउस कीपिंग, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेशन, किस प्रकार इसका रख रखाव होगा।
प्रिंसिपल्स ऑफ हाउस कीपिंग का सिद्धांत है बांग अध्ययन है। फिर आपनो है कि प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ हैंडलिंग ऑफ म्यूजियम कलेक्शन, यानी कई बार अपने इनों बिने एक म्यूजियम और दूसरे म्यूजियम में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी पड़े तो बिंगा के सिद्धांत हैं कि अपन बांगो ध्यान रखना चाहिए, वो अध्ययन है। फिर आवे गाइडलाइंस ऑफ पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूजियम कलेक्शंस, यानी के गाइडलाइन है, के निर्देश हैं जो कि आप एक स्थान और दूसरे स्थान पर सामान भेजने के लिए पैकिंग कर रहे हैं खाली म्यूजियम वस्तुओं की, तो बांगो अपन अध्ययन करना है। मित्रों में लास्ट 13वीं यूनिट है म्यूजियम कम्युनिकेशन, यानी म्यूजियम में जो संवाद है, समाचार है, वो किस प्रकार प्रभावित होता है। म्यूजियम की प्रदर्शनी के वह बिंगो अर्थ के वह बिंगो महत्व के वह के पर कितनी प्रकार की प्रदर्शनी में। फिर एग्जाइबिशन पॉलिसी एथिक्स ऑफ एग्जाइबिशन, यानी जो प्रदर्शन की नीति है म्यूजियम की बिंगो अध्ययन है। और भी में नीति शास्त्र के जुड़ेड़ो है प्रदर्शनियों बिंगो अपन अध्ययन करनो है। एग्जाइबिशन प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेजेज एंड स्टेजेस, मतलब प्रदर्शनी को प्लान बनानो बिंगा कौन सा स्टेज में कौन सी टीम बनाई जाएगी बिंगे प्रति। और एग्जाइबिशन को पहले आप ब्रीफ यानी संक्षेप में बिंगो टाइटल कह देंगे यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन का के सिद्धांत हैं, कौन सो कलर को चयन, टेक्सचर को चयन और प्रदर्शनी को स्थान को चयन। एग्जाइबिशन फर्नीचर, कौन सो फर्नीचर है, कौन सा शोकेस में आप रखांगा, पेड स्टॉल्स, डिस्प्ले बोर्ड, ए चीज़ों को अध्ययन है। बिया आपने लगभग चीज़ा म्यूजियम में देखेड़ी हैं, लेकिन फिर भी आप मांगो एक एक चीज़ को अर्थ समझा। एग्जाइबिशन लाइटिंग, मतलब प्रदर्शनी के टाइम में लाइट के प्रकार की रखी जाए, लाल रखी जाए, हरी लगाई जाए या सफ़ेद के प्रकार की रोशनी होनी चाहिए। और लाइट का स्रोत के हैं भी, लाइट का विशेष विवरण के हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप्स, यानी विशेष प्रकार के जो लैंप है उनका अध्ययन, उनके वर्क विवरण का अध्ययन। और टेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेबल्स, कौन सा लेबल हैं और वो लेबल आकर्षक कैसे लगे, इस प्रकार का अध्ययन। फिर इसमें आता है मित्रों रोल ऑफ म्यूजियम एजुकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी म्यूजियम एजुकेशन को के महत्व है, बिंगा के लक्षण है। और एथिक्स ऑफ म्यूजियम एजुकेशन, यानी म्यूजियम एजुकेशन की शिक्षा की मैं नीति शास्त्र के कह रहे हैं बिंगी, वो नीति शास्त्र के है बिंगो अध्ययन करना है। फिर आप अध्ययन करा एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट ऑडियंस सच एज, मतलब कौन सा दर्शक बड़े आसकें, तो हम बच्चा भी उसकें, वैश्यक भी उसकें, परिवार भी आसकें, टूरिस्ट आसकें और इसे लोग भी आसकें जका दिव्यांग हैं यानी डिसेबल लोग हैं वे भी आसकें। और प्रसार सेवा पर कौन सी देंगा, समुदाय में प्रचार कौन सो करांगा, स्कूल लोन सर्विस के मिल रही हैं। मोबाइल एंड ट्रेवलिंग प्रदर्शनी, मोबाइल के द्वारा प्रदर्शन कौन सो है, या एक स्थान दूसरे स्थान पर आप अपने स्थान सामान ले जाके प्रदर्शनी लगावा। और म्यूजियम पब्लिकेशन, यानी म्यूजियम आपका कौन सा प्रकाशन करे, बांगो टाइप के है, बांगो महत्व के है। फिर लास्ट पॉइंट है में मार्केटिंग कम्युनिकेशन पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, यानी सोशल मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा आप इनकी अपना जगह म्यूजियम है बांगी मार्केटिंग और बांगो प्रचार किया कर सका बांको अध्ययन है। तो मित्रों आप चर्चा कर ली राजस्थान का जनरल नॉलेज का 40 प्रश्न आऊँगा और 110 प्रश्न आऊँगा इनमें सब्जेक्ट का, लेकिन राजस्थान का जगह जनरल नॉलेज का 40 प्रश्न है, वह भी ज़्यादातर हिस्ट्री का और प्राचीन इतिहास का ही प्रश्न आऊँगा। तो थाना आधुनिक इतिहास को कोई ज़्यादा लेनो देनो को नहीं है। और कुल 150 क्वेश्चन है और आगा 150 नंबर हैं। और ई पेपर में मिनिमम नंबर भी दर्शा कौन रखा, तो वो वीडियो अपनों पूरा हो गयो। और मैं हो सके तक हिंदी और मारवाड़ी दोनों भाषा में सब्जेक्ट सिलेबस को विवरण दियो है थे, एक एक चीज़ ने क्लियर करके पढ़ो। धन्यवाद।